हेलो दोस्तों, दीक्षा क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं अंसार अहमद आज के इस वीडियो में लेकर आया हूं वर्ण विचार के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। जैसा कि आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2022 के दृष्टिगत ये प्रश्न होंगे। हिंदी के ये प्रश्न हैं, वर्ण विचार के ये प्रश्न होंगे। परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले ये आपके प्रश्न होंगे। तो बिना देरी किए हम इन प्रश्नों को आइए हल करते हैं। हम प्रश्न की तरफ चलें तो अगला हमारा जो प्रश्न है, पहला, एक में तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है। कौन ऐसा शब्द है जिसमें तालव्य ध्वनियों का प्रयोग हुआ है? तो इसमें हम देखेंगे जो तालव्य ध्वनियाँ हैं इसमें चाचा में प्रयोग हुआ है। किसमें? चाचा में प्रयोग हुआ है। इसमें आप देखेंगे प, इसमें है बै और इसमें है मैं। तो प जो है ये ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। कौन सी ध्वनियाँ होती हैं? ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। और बै कौन सी ध्वनियाँ होती हैं? ये भी ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। कौन सी ध्वनियाँ होती हैं? ये भी ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। और मैं, ये भी आपके ओष्ठ ध्वनियाँ होती हैं। तो इसमें आपको पूछ रहा है तालव्य ध्वनियों का प्रयोग किस शब्द में हुआ है? तो इसमें आपको डी वाला आंसर हो जाएगा, यानी कि च, चाचा। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो दूसरा हमारा जो प्रश्न है ये है अंतस्थ व्यंजन है। आपको बताना है अंतस्थ व्यंजन किसे कहते हैं, अंतस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो हम जब इसका आंसर बताएंगे तो इसका आंसर डी होगा। य, रे, ले और व, ये अंतस्थ व्यंजन होते हैं। जब आप हिंदी वर्णमाला पढ़ेंगे तो य को, रे को और ले को और व को, इनको किस में रखेंगे? अंतस्थ व्यंजन में। किस में रखेंगे? अंतस्थ व्यंजन में। प्रश्न नंबर 3 पे चलें तो हमारा प्रश्न नंबर 3 क्या है? निम्नांकित में व्याकरण के विभाग कौन कौन से हैं? आपको व्याकरण के विभाग बताने हैं। तो व्याकरण के विभाग में आप देखेंगे कौन कौन से हैं। क्या वर्ण विचार होता है? हाँ, होता है। शब्द विभाग और वाक्य विभाग, यानी कि ये तीनों हमारे किसके विभाग हैं? व्याकरण के अंग माने जाते हैं। यानी कि इनमें से सभी जो आपका है डी आंसर हो जाएगा। अगला जो हमारा प्रश्न है वो है 4, जिस भाषा का प्रयोग लिखित रूपों में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? क्या पूछ रहा है कि जिस भाषा का प्रयोग लिखित रूप में किया जाता है उसे क्या कहते हैं? तो मैं आपको बता दूं, जिस भाषा का प्रयोग लिखित रूप में होता है उसे हम क्या कहते हैं? लिखित भाषा कहते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, लिखित भाषा। अगले प्रश्न की तरफ चलें तो हमारा जो अगला प्रश्न है वो 5 नंबर क्या है? ये कह रहा है कि संविधान की धारा 343 के अनुसार हिंदी को 1949 में किस तिथि को राजभाषा का स्थान दिया गया था? तो इसमें हम देखेंगे 1949 में। कब? 1949 में। धारा कौन सा है? 343। तो कह रहा है कि किस तिथि को राजभाषा का स्थान दिया गया था? किसे? हिंदी को। तो ये हम देखेंगे, इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। कौन सा डे था? 14 सितंबर। इसीलिए 14 सितंबर को हम क्या मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। कौन दिवस मनाते हैं? हिंदी दिवस मनाते हैं। अगर आपसे पूछा जाए हिंदी दिवस कब मनाया जाता है तो इसका आंसर हो जाएगा 14 सितंबर। अगले प्रश्न की तरफ चलें। प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 में क्या है? हिंदी की मानक भाषा किसे कहते हैं? अगर मानक भाषा की बात आए तो हम खड़ी बोली खोलेंगे। क्या है? खड़ी बोली। मानक भाषा की अपनी कुछ विशेषताएं होती हैं। अगर वो विशेषता आपकी खड़ी बोली में पाई जाती है, इसलिए खड़ी बोली को हम क्या कहते हैं? मानक भाषा कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? ये क्वेश्चन है निम्नांकित में से मौखिक भाषा में किसका प्रयोग किया गया है? अभी इसके पहले हमने ये देखा था कि लिखित भाषा में किसका प्रयोग होता है, लिखित भाषा को क्या कहते हैं। अभी यहाँ प्रश्न है कि निम्नांकित में से मौखिक भाषा में किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसमें ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। इसमें मौखिक भाषा में ध्वनियों का प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए, ध्वनि। अगला प्रश्न, अगला जो हमारा प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8 क्या है? वो है भारतीय संविधान द्वारा अब तक कितनी भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसमें हम आपका आंसर हो जाएगा 22 ए, यानी कि
अब तक जो है 22 भाषाओं को राष्ट्रीय भाषा का मान्यता दिया जा चुका है। अगले प्रश्न की तरफ आए। अगला हमारा जो प्रश्न है, देवनागरी लिपि का लेखन किस ओर से किया जाता है? तो जो देवनागरी लिपि है इसमें बाईं ओर से लिखने की प्रक्रिया होती है, यानी कि देवनागरी लिपि का लेखन आपका बाईं ओर से शुरू होती है। कहाँ से? बाईं ओर से, बाईं ओर से, यानी बाएं से हमें दाहिने जाना है। अगले प्रश्न की तरफ चले। 10 नंबर प्रश्न। 10 नंबर प्रश्न क्या है? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? हिंदी में कितनी प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं, इसको जाने। हिंदी में कितनी प्रकार की ध्वनियाँ होती हैं? तो ध्वनियाँ 2 प्रकार की होती हैं। हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 2 प्रकार की होती हैं। वो कौन कौन सी? एक तो आपका स्वर है और एक क्या है? व्यंजन है। तो ये 1 और ये 2, तो इस तरह से आपका आंसर हो जाएगा ए, यानी 2 प्रकार की ध्वनियाँ आपके वर्णमाला में मिलती हैं। अगले प्रश्न की तरफ चले। 11 नंबर हमारा जो प्रश्न है वो है, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की संख्या है। अब स्वरों की संख्या बताना है तो बहुत ही इजी प्रश्न है। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। हिंदी में जो स्वरों की संख्या है वो 11 होती है। ठीक है, आगे चलिए। अगला हमारा जो प्रश्न है वो क्या है? प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? क्या बताना है आपको? मूल दीर्घ स्वर नहीं है। मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो सबसे पहले आप जाने मूल दीर्घ स्वर कितने होते हैं। देखिए, आ मूल दीर्घ स्वर है, बड़ी ई भी मूल दीर्घ स्वर है और बड़ा ऊ भी मूल दीर्घ स्वर है, लेकिन ओ मूल दीर्घ स्वर में नहीं आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ओ को क्या कह सकते हैं? दीर्घ स्वर। ई दीर्घ स्वर में आता है लेकिन मूल दीर्घ स्वर में नहीं आता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है, समस्त वर्गों के समूह को क्या कहते हैं? यहाँ प्रश्न में यहाँ क्या होना चाहिए? वर्णों। समस्त वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहा जाता है। आप ये पढ़ रखे होंगे। तो वर्णों के समूह को क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। अगला जो प्रश्न हमारा क्या है? अगला हमारा जो प्रश्न है, जिन स्वरों के उच्चारण करने में कम समय लगता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन स्वरों के उच्चारण में कम समय लगता है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं ह्रस्व स्वर। कौन सा स्वर कहते हैं? ह्रस्व स्वर। ह्रस्व स्वर में, ह्रस्व स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा का समय लगता है। कितनी मात्रा का समय लगता है? ह्रस्व स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा का स्वर समय लगता है, इसलिए 1 मात्रिक स्वर भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? 1 मात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो सबसे कम समय किसको उच्चारण में लगते हैं? किसके उच्चारण में? तो हम कहेंगे ह्रस्व स्वर के उच्चारण में। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, जिन वर्णों का उच्चारण नाक और मुख से होता है उसे क्या कहते हैं? देखिए, नाक और मुख, तो नाक और मुख दोनों का प्रयोग करने से जिन वर्णों का या जिन ध्वनियों का उच्चारण होता है उसे अनुनासिक कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे अनुनासिक कहते हैं। जो अनुनासिक ध्वनियाँ हैं वो नाक और मुख दोनों से उच्चरित होने वाली ध्वनियाँ होती हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है वो है, निम्नलिखित में से कौन से अयोगवाह हैं? हमें बताना है अयोगवाह ध्वनियों के बारे में। तो हिंदी में 2 अयोगवाह ध्वनियाँ हैं, वो कौन कौन से हैं? तो अंग और अह को क्या कहते हैं? अयोगवाह ध्वनियाँ। और अगर इसको अलग अलग नाम देना हो तो अंग को कह सकते हैं ये है अनुस्वार। क्या है ये? ये है अनुस्वार। और अह को हम कहते हैं विसर्ग। क्या कहते हैं? विसर्ग। और इन दोनों को सम्मिलित रूप से अगर नाम देना हो तो हम कहेंगे अयोगवाह ध्वनियाँ। तो अयोगवाह ध्वनियाँ हिंदी वर्णमाला में 2 होती हैं। ठीक है, अगले प्रश्न के तरफ चलते हैं। जो 17 नंबर है, ज़ और फ तथा आ को आप क्या कहेंगे? ज़ के नीचे देखिए नुक्ता लगा हुआ है और फ के नीचे भी नुक्ता लगा हुआ है और एक आ लिखते हैं, आ के ऊपर ये चंद्राकार है। ये जो 3 ध्वनियाँ आप देख रहे हैं इन्हें हम आगत ध्वनियाँ कहते हैं। कौन सी ध्वनियाँ कहते हैं? आगत ध्वनियाँ कहते हैं, क्योंकि ये विदेशी भाषाओं से गृहीत आए हुए ध्वनियाँ हैं, इसीलिए इसे क्या कहते हैं? आगत ध्वनियाँ।
ठीक है, अगला हमारा जो प्रश्न है वो है निम्नांकित में से दंत वर्ण कौन है। निम्नांकित में से दंत वर्ण कौन है। तो दंत वर्ण हम देखें कौन कौन से हो सकते हैं। प फ ब भ मै, प फ ब भ मै, त थ द ध न, य र ल व और च छ ज झ य। ये आपके 4 ऑप्शन दिखाई दे रहे हैं। इनमें आपको क्या ढूंढना है, दंत ध्वनियाँ ढूंढना है आपको। अब दंत किसे कहते हैं, सबसे पहली बात जो जिसका उच्चारण स्थान दंत है, जिसका उच्चारण स्थान कहाँ है, दंत है, उसे हम दंत ध्वनियाँ कहते हैं। इसका मतलब कि दंत से उच्चरित ध्वनियों के बारे में आपसे पूछ रहा है। तो दंत से उच्चरित ध्वनियाँ होती हैं त थ द ध न, यानी कि जो तय वर्ग में आने वाले जितने भी ध्वनियाँ हैं वो सब कहाँ से उच्चरित होते हैं, तो हम कहेंगे दंत से। और दंत से उच्चरित होने वाली जितनी भी ध्वनियाँ होती हैं उन्हें क्या कहते हैं, दंत्य वर्ण। क्या कहते हैं, दंत्य वर्ण कहते हैं। अगले प्रश्न की तरफ चले, 19 नंबर प्रश्न की तरफ। तो 19 नंबर हमारा जो प्रश्न है वो है निम्नांकित में कौन सा शब्द संयुक्ताक्षर कहलाएगा। क्या कहलाएगा, संयुक्ताक्षर कहलाएगा। तो संयुक्ताक्षर का मतलब क्या है, संयुक्ताक्षर का मतलब है कि जब 2 व्यंजन एक साथ लिखे जाएं उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर। तो आप देख पा रहे हैं मिट्टी, बिल्ली और कुम्हार, या डी ऑप्शन है इनमें से सभी। तो आप देखेंगे इनमें से तो सभी है नहीं, ये तो कैंसिल हो जाएगा। मिट्टी और बिल्ली को अगर लें तो मिट्टी में 2 टय आया है और बिल्ली में 2 लय आया है। तो आप जब एक ही व्यंजन दो एक साथ आए, एक स्वर रहित और एक स्वर सहित आए तो उसे कहते हैं द्वित्व। क्या कहते हैं उसे तो कहेंगे द्वित्व। लेकिन आप कुम्हार शब्द में देखेंगे तो मैं एक वर्ण है, एक ध्वनि मैं है और एक है आया है। तो इसमें मैं आधा है और है पूरा है। तो ये जो कुम्हार शब्द है ये संयुक्ताक्षर कहलाएगा। बाकी ये दोनों किस में आएंगे, द्वित्व में आएंगे। तो आपका आंसर कौन सा हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा सी। आपका आंसर कौन सा होगा, सी होगा। अगले प्रश्न की तरफ चले तो हमारा जो अगला प्रश्न 20 नंबर है ये क्या है, ये है शब्दों में प्रयुक्त वर्णों को अलग अलग करके लिखने को क्या कहते हैं। जब कोई शब्द हो और उस शब्द में जो वर्ण होते हैं उन वर्णों को अलग अलग जो लिखने की विधि है उसे हम क्या कहते हैं, प्रश्न में ये पूछा गया है। तो उसे हम कहते हैं वर्ण विच्छेद। क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद। अगर कोई शब्द दिया हुआ है और उस शब्द में जो वर्ण होते हैं उन वर्णों को अलग करके लिखने की जो प्रक्रिया होती है उसे हम क्या कहते हैं, वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक शब्द है काका। क्या है, काका। तो काका में देखेंगे कै और आ है, कै में ए, कै और आ है, फिर से कै और आ। क्या है, तो आप देखेंगे एक तो कै ध्वनि, फिर आ, फिर कै, फिर आ। इस तरह से इसमें कितनी ध्वनियाँ आ गई, 4 ध्वनियाँ आ गई, 4 वर्ण हैं इसमें। इसको क्या कहेंगे, वर्ण विच्छेद कहेंगे। 21 नंबर जो प्रश्न है वो क्या है, 21 नंबर हमारा जो प्रश्न है वो ये है कि जब 2 व्यंजन परस्पर मिलते हैं तब उन्हें क्या कहते हैं। जब 2 व्यंजन परस्पर मिलते हैं तो उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम संयुक्ताक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं, संयुक्ताक्षर कहते हैं। जैसे आप लिख रहे हैं मित्र। क्या लिखे, मित्र। अब मित्र में आप तय और रे को देख रहे हैं, ये संयुक्त हैं। जैसे इसको अलग करेंगे तो मैं और मैं में ह्रस्व ई है और फिर क्या है, आधा तय, यानी कि ह्रस्व ये स्वर रहित तय है और पूरा रे है, रे में भी क्या है, अ है। क्या है, तो ये तय और रे आपस में क्या कहलाएंगे, संयुक्त कहलाएंगे। तो ये है संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ चलें। हमारा जो अगला प्रश्न क्या है, च वर्ग में कितने वर्ण होते हैं। जितने भी वर्ग होते हैं सारे में 5-5 वर्ण होते हैं। वैसे हिंदी वर्णमाला में 5 वर्ग होते हैं। कितने वर्ग होते हैं, 5 वर्ग। हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ग, 5 वर्ग होते हैं। कौन कौन से देख लीजिए। एक तो आपका होता है कै वर्ग। कौन सा, कै वर्ग। फिर होता है आपका च वर्ग। फिर आपका होता है टय वर्ग। फिर होता है आपका तय वर्ग और एक अंतिम में होता है पय वर्ग। और प्रत्येक वर्ग में 5-5
ध्वनियाँ होती हैं, 5 वर्ण होते हैं। तो आपसे पूछ रहा है कि च वर्ग में कितनी ध्वनियाँ हैं, तो आपका जो आंसर होगा वो सी होगा, यानी कि 5 वर्ण होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलें। अगला प्रश्न है 23 नंबर, ओम को किस स्वर का उदाहरण माना गया है? ओम को किस स्वर का उदाहरण माना गया है? तो इसको हम देखेंगे। जो ओम है ये प्लुत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है? प्लुत का उदाहरण है। आप ओम में जो देख रहे हैं ये किसका साइन है? तो हम कहेंगे ये प्लुत का साइन है। किसका? प्लुत का। और प्लुत के उच्चारण में 3 मात्रा का समय लगता है, इसीलिए प्लुत को हम त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। प्लुत को क्या कहते हैं? त्रिमात्रिक स्वर भी कहते हैं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? प्लुत। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। जो हमारा अगला प्रश्न है 24 नंबर क्या है? कह रहा है कि कक्षा में प्रयुक्त 6 वर्ण क्या कहलाता है? आपको पूछ रहा है कि कक्षा में जो कक्षा शब्द लिखा है, क्या लिखा है? जो कक्षा शब्द है इसमें देख रहे हैं 2 ध्वनियाँ हैं, एक तो क है और एक छ है। तो इसमें 6 को पूछ रहा है इसे क्या कहते हैं? तो 6 को क्या कहते हैं भाई साहब? संयुक्त अक्षर कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त अक्षर कहते हैं। और हिंदी वर्णमाला में 4 संयुक्त अक्षर होते हैं। एक छ है, फिर त्र है, फिर ज्ञ है और एक श्रवण का श्रय है। इस तरह से इन्हें क्या कहते हैं? संयुक्ताक्षर कहते हैं। हमारा जो अगला प्रश्न है 25 नंबर वो क्या है? वो है च वर्ग में कितने वर्ण होते हैं? देखिए ये प्रश्न आया हुआ है, इसके पहले हम इसको सॉल्व कर चुके हैं, इसलिए इसको हम ध्यान नहीं देंगे, आगे बढ़ेंगे। इस प्रश्न को हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये भी देखिए, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन हो गया। इसमें निम्नांकित में से किसमें द्वित्व व्यंजन का प्रयोग नहीं है? ये प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्या कह रहा है कि निम्नांकित में से किसमें द्वित्व व्यंजन का प्रयोग नहीं है? द्वित्व व्यंजन का प्रयोग नहीं है। तो आप देखेंगे द्वित्व व्यंजन किसे कहते हैं? पहली बात तो ये जान लीजिए, पक्का और बच्चा इन दोनों में तो द्वित्व व्यंजन का प्रयोग हुआ है, लेकिन इसमें ब्रह्म जो लिखा है इसमें द्वित्व व्यंजन नहीं है, इसमें संयुक्त व्यंजन है। और संयुक्त व्यंजन का मतलब ये होता है कि जब दो व्यंजन लिखे जाते हैं एक साथ तो उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें संयुक्त व्यंजन कहते हैं। क्या कहते हैं? संयुक्त। तो जो ब्रह्म लिखा है इसमें क्या क्या है? इसमें देख रहे हैं आधा है और पूरा मैं है, यानी है को स्वर रहित लिखा गया है और मैं को स्वर सहित लिखा गया है। कहने का मतलब जब एक व्यंजन स्वर रहित हो और एक स्वर सहित हो और दोनों अलग अलग व्यंजन हो तो उन्हें संयुक्ताक्षर कहते हैं। और जब एक ही व्यंजन को एक स्वर रहित हो और एक स्वर सहित हो तो उसे द्वित्व कहते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ क और क दोनों एक ही व्यंजन हैं, एक को स्वर रहित लिखा गया है और एक को स्वर सहित लिखा गया है। ऐसे ही यहाँ च और च एक ही व्यंजन है, एक को स्वर रहित लिखा गया है और एक को स्वर सहित लिखा गया है, इसलिए इन दोनों में तो द्वित्व है। इन दोनों में क्या है? द्वित्व है। लेकिन ये जो ब्रह्म है इसमें द्वित्व नहीं है, इसमें संयुक्त है। क्या है? ये संयुक्ताक्षर कहलाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। 28 नंबर हमारा जो प्रश्न है ये क्या है? निम्नांकित में से किस शब्द में अनुनासिक शब्द का प्रयोग हुआ है? निम्नांकित में से किस शब्द में अनुनासिक का प्रयोग हुआ है? किसका? अनुनासिक का। और अनुनासिक किसे कहते हैं? आप देख रहे हैं अनुनासिक का प्रयोग नहीं किया गया है, नहीं पे ध्यान देना है। तो रंग जो लिखा है इसमें अनुनासिक का प्रयोग नहीं हुआ है, इसमें अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। इसमें किसका प्रयोग किया गया है? अनुस्वार का प्रयोग किया गया है। बाकी आप देख रहे हैं इस पे भी चंद्र बिंदु है, इसमें भी चंद्र बिंदु है और इस पे भी चंद्र बिंदु है। तो जिसपे चंद्र बिंदु लगे होते हैं उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक ध्वनियाँ कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? अनुनासिक ध्वनियाँ कहते हैं। तो हमारा जो अगला प्रश्न है 29 नंबर, ये क्या कह रहा है? भाषा की न्यूनतम मौखिक इकाई को क्या कहा जाता है? भाषा की न्यूनतम मौखिक इकाई को क्या कहा जाता है? तो न्यूनतम इकाई जब पूछेगा तो आपको बताना है ध्वनि। क्या बताना है? ध्वनि। इसके कहने का मतलब भाषा की सबसे छोटी मौखिक इकाई का है। भाषा की सबसे छोटी या सबसे न्यूनतम या सबसे छोटी इकाई पूछे तो क्या बताएंगे? ध्वनि बताएंगे। क्या बताएंगे? ध्वनि।
ठीक है, आगे प्रश्न 30 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित में से किस स्वर की मात्रा नहीं होती है। अच्छा, मात्रा नहीं होती है, कौन ऐसा स्वर है जिसकी मात्रा नहीं होती है, तो ए ही ऐसा स्वर है जिसकी कोई मात्रा नहीं होती। बाकी जितने भी 10 स्वर इसके अलावा होते हैं सबकी अपनी अपनी सिंबल होती है, उसका एक मात्रा होता है। जैसे ए की मात्रा क्या है, ऐसे लिखते हैं, बड़ा ऊ की मात्रा ये हो गई और री की मात्रा ये हो गई। जैसे आप लिखते हैं, आप लिखेंगे केला तो क में ए की मात्रा लगाएंगे, ऐसे लिखेंगे। और बड़ा ऊ है, जैसे हम लिखते हैं ना, जैसे दूरी तो द में बड़ा ऊ की मात्रा र, दूरी। और ये जैसे हम लिखते हैं कृपा, क में री की मात्रा लगाएंगे, ये बन जाएगा कृपा। तो ये री की मात्रा, ये ऊ की मात्रा और ये ए की मात्रा, लेकिन ऐसा स्वर है जिसकी अपनी मात्रा नहीं होती है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, डी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ। तो ये आज के 30 प्रश्न आपको हमने सॉल्व करा दिए। ये आपको वीडियो कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें अपने दोस्तों में और अपने रिश्तेदारों में, ताकि आपको और भी ऐसे ही वीडियो बना के हम लोग आपको भेजते रहें। ठीक है, जय हिंद दोस्तों।